नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हमीरपुर ज़िला में मौजूद हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम हर बार की तरह इस बार भी एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच से हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिमा ठाकुर जी, साईं हॉस्पिटल हमीरपुर में कार्यरत हैं पिछले कई वर्षों से और ये भी कह सकते हैं कि साईं हॉस्पिटल की जो शुरुआत की थी वो मैम के ही कर कमलों द्वारा की गई थी। और बात करें पिछले बीते समय की, तो ये इनर व्हील क्लब के साथ भी जुड़ी हैं। प्रेसिडेंट एक साल बीते साल में रही हैं और कई क्षेत्रों में इन्होंने जो है वो अपना योगदान दिया है। आज बात करेंगे मैम से और जानेंगे कि बदलता मौसम और आने वाले समय में जो आजकल जो बीमारियां पनप रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैं मुझसे बात करने के लिए। मैं इनर व्हील क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ जी। तो मैं थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जी। बिल्कुल। हमारी ये संस्था इनर व्हील जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जी। और ये एक अकेली संस्था है वर्ल्ड में जो सिर्फ औरतों द्वारा चलाई जाती है, औरतों के लिए चलाई जाती है। इस संस्था को 101 साल हो गए हैं। ये शुरुआत हुई थी यूके से, लंदन से, मैनचेस्टर से। उसके बाद ये सारे वर्ल्ड में फैली है। इसमें ऐसा होता है कि ग्रास रूट लेवल पे क्लब्स होते हैं, उसके बाद एसोसिएशंस होती हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के प्रेसिडेंट होते हैं और उनकी पूरी टीम होती है। इस संस्था का मेन काम है औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए। जो गरीब औरतें होती हैं या जो लड़कियां होती हैं जिनकी एजुकेशन का इंतजाम नहीं होता, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनको काम में लगाने के लिए, जैसे सिलाई सिखाना है, सिलाई स्कूल में उनको ट्रेनिंग दिलानी है, ऐसे काम हम लोग करते हैं। जो ये वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए हम काम करते हैं कि उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, मॉनिटरी हेल्प है तो उन्हें हेल्प देते हैं। जैसे यहाँ के वृद्धाश्रम में हमने हमीरपुर में जो वृद्धाश्रम है उसमें हमने गीज़र दिया है, मेडिकल कैंप लगाए, मेडिकल और डेंटल कैंप्स हम लगाते हैं, स्कूलों में भी लगाते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइज में जैसे वृद्धाश्रम वगैरह हैं इनमें भी कैंप लगाते हैं। उन लोगों के लिए हम मॉनिटरी हेल्प भी देते हैं। ये पहचान स्कूल जो है, जो डिसेबल्ड बच्चों का स्कूल है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ था। तो उन बच्चों के लिए हमने बहुत काम किया है, उनके लिए भी हम करते हैं। डिसेबल्ड बात करेंगे, ये जो क्लब है काफी समय से, पिछले 100 वर्षों से, 101 वर्ष आपने बताया हो गया। अभी हिमाचल में कहाँ तक पहुँच पाया है क्लब? हिमाचल में बहुत सारी जगह क्लब है ये। सुंदरनगर में, मंडी में, धर्मशाला में, बिलासपुर में, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ, सोलन में, सभी जगह ये क्लब है। हम आने वाले समय के लिए क्या प्लान है? देखिए, ये क्लब तो जैसे सभी के लिए काम करता है। बाढ़ का जो इतना ज़्यादा हो रहा है मंडी में, उसके लिए भी हम लोग काम करने वाले हैं। वो जो सीएम रिलीफ फंड है उसमें हम लोग सबमिट करने वाले हैं। जैसे जो किट्स बनाई जाएंगी उसमें हमारा पैसा जाएगा, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी। और यहाँ मेन तो आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बच्चेदानी के मुंह का एक कैंसर होता है और ये बहुत खतरनाक है। मतलब आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में 1 लाख से ऊपर औरतों को हर साल ये कैंसर होता है। मैम, वजह क्या रहती है? हाँ, वही मैं बताना चाह रही हूँ। इसमें क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन है, बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, होता आपस के कॉन्टेक्ट से, मैरिड लोगों को होता है। इसीलिए इनके प्रिवेंशन के लिए हम बहुत बचपन से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा तो एजुकेट करने की ज़रूरत है। अभी हम आंगनबाड़ी में लेक्चर लेते हैं, या जैसे स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लेक्चर देते हैं हमेशा सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, कैसे होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, उसके बारे में हमें बताते हैं कि उनका हमें क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग कैसे होती है। तो उन सबको बताते हैं कि इतने साल की, जैसे कि 21 साल तक करीब करीब लड़कियों की मैरिज बहुतों की हो जाती है, तो 21 से 29 साल तक हमेशा पेप स्मीयर कराना चाहिए, ठीक है ना, हर 3 साल में एक बार। और 29-30 साल से लेके 65 साल की उम्र तक हर 5 साल में एक बार। पेप स्मीयर में ऐसा होता है कि हम वो HPV टाइपिंग करते हैं, जो वायरस है, एक 200 तरीके के वायरस है, लेकिन 16 और 18 नंबर का वायरस जो है वो कैंसर कॉज करता है। तो उसके लिए हम HPV टाइपिंग करते हैं, और जिसको 16 और 18 नंबर का है उसको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है, ठीक है ना, उसके लिए हम एडवाइस करते हैं। तो ये जब हम पेप स्मीयर लेते हैं उसमें ये आता है 16-18,
तो हम उन लोगों को बताते हैं कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, कि आपको आगे क्या करना चाहिए, वो सारा एडवाइस करते हैं। मैम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण, आपको पता है ऊपरी जैसे कुल्लू या बैकवर्ड जो भी इलाके हैं हमारे जनजातीय क्षेत्र में, वहाँ की महिलाओं को इन सब बातों के बारे में, मेडिकल के बारे में नहीं जानकारी होती, या ग्रामीण लोग महिलाओं को बहुत कम जानकारी होती है, तो उन तक कैसे पहुँचा सकते हैं हम ये? अब जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया, अगर ये इंटरव्यू बाहर जाएगा और लोग सुनेंगे, क्योंकि बाहर ऊपर तो सुनेंगे, हमारे जहाँ क्लब्स हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, अपने लोकल एरिया में भी कर रहे हैं, लेक्चर भी ले रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्योंकि हर क्लब से कोई ना कोई डॉक्टर जुड़ा हुआ है, तो वो लोग ये करते हैं। तो उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये आप जो इंटरव्यू आज ले रहे हैं, अगर ये सुनते हैं तो उनको भी जागरूकता आएगी, वो भी अपने डॉक्टर से जाकर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हम प्रिवेंशन है वो वैक्सीनेशन है बेसिकली। तो वैक्सीनेशन कैसे करते हैं कि 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों का 2 डोज देते हैं वैक्सीन। एक जैसे आज डोज दी तो दूसरी डोज 2 महीने के बाद। मैम ये जो वायरस है क्या जानलेवा है? ये जानलेवा, कैंसर बन गया तो जानलेवा है जी, अदरवाइज नहीं। 16-18 नंबर का अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो 80% शुरुआती जांच में कैसे पता लगता है? वही तो मैंने बोला, पैप स्मीयर, HPV टाइपिंग। लक्षण क्या होते हैं मैम? हाँ, लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे लक्षण तो तब हुए ना कि जब कैंसर शुरू ही हो गया, तब लक्षण आते हैं। ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, स्मेल आएगी उसमें, ठीक है ना, पेट दर्द लगेगा, सब ये लक्षण होते हैं। पर ये तो बाद की बात है ना, जब कैंसर हो ही गया डेवलप। उससे पहले की सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पैप स्मीयर कराना चाहिए सबका, वो जरूरी है। और ये वैक्सीनेशन लड़कों को भी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्फेक्शन जो होता है वो लड़कों से मेल से ही लगता है, इसलिए उनका वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है 25 साल की उम्र तक। ठीक है, उनको भी 2 डोज दी जाती है वैक्सीन की। और उसके बाद जो अगर 30 साल के बाद हम कर रहे हैं ना, मतलब 14 साल के बाद जो वैक्सीनेशन होती है वो 3 डोज होती है। जैसे आज दिए, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, तो समझो प्रिवेंशन हो जाता है। HPV वायरस उनको अफेक्ट ही नहीं करेगा, फिर वो उस खतरे से बाहर है। तो अब हमारे भारतवर्ष में समझिए कि 14 साल से उम्र के ऊपर की लड़कियां जो है, लेडीज हैं, लड़कियां 55 करोड़ हैं। तो 55 करोड़ को अगर हम वैक्सीन कर सकें तो वो प्रिवेंट हो जाएगा कि उनको भाई कैंसर हो गए, होने की संभावना ही नहीं होगी। 1 लाख लेडीज से ऊपर, 1 लाख से ऊपर लेडीज अफेक्ट होती हैं और 77,000 हर साल डेथ्स होती हैं। ये प्रिवेंटेबल है, रोकी जा सकती है। इनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप सबको वैक्सीनेशन कराइए। जैसे स्कूलों में भी हमने कैंप लगाया, सब किया, लेकिन हमें डायरेक्टर से परमिशन नहीं मिली वैक्सीन करने की। उन्होंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आप हमारे स्कूल में वैक्सीन नहीं लगा सकते। हम तो अपने साथ सारा इंतजाम लेके गए थे कि जितनी लड़कियां हैं, 200 लड़कियां, हम सबको वैक्सीनेशन लगाएंगे। लड़कियां भी मना नहीं कर रही थी, पर डायरेक्टर से हमें परमिशन नहीं मिली। डायरेक्टर एजुकेशन जो है, उन्होंने कहा हमें जब तक गवर्नमेंट नहीं बोली। हम बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र है और जैसे दिल्ली है, इन सारी स्टेट्स में गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है कि आप वैक्सीनेशन करिए, स्कूलों में वैक्सीनेशन करो। यहाँ अभी तक किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया। तो ये सारी बात अगर आप लोग पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक तो हम कुछ हेल्प कर पाएंगे इस बारे में। यही हमारा। तो ये जो मैम वैक्सीन है, ये साई हॉस्पिटल करता है या क्लब की तरफ से आप करेंगे? नहीं, देखिए अभी जो हमने शुरू किया था पिछले साल, तो हमने क्लब की तरफ से किया था हाफ रेट में जी, क्योंकि कॉस्ट इसकी 4,000 करीब है जी। ठीक है, तो हम 2,000 में करते थे, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। आधा हम पे करते थे, आधा पेशेंट पे करता था। ऐसा किया था हमने लास्ट ईयर। सिंगल हैंडेडली मैंने कोई 55 वैक्सीनेशन किए। पर यही है कि लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, उनको समझाना कि आके वैक्सीन कराओ, बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं लोग कराने के लिए जी। मैम बात करेंगे साई हॉस्पिटल की, आप काफ़ी लंबे समय से सेवाएं दे रहा है जी जी। मैम, तब से आज तक जो सुविधाएं साई हॉस्पिटल में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं को लेकर जागरूक किया है साई हॉस्पिटल ने, समाज में एक अपना अलग योगदान, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ नहीं पहुंच पाती हैं। आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल हैं जो मेडिकल उसके एब्सेंस के चलते या लैक ऑफ नॉलेज के चलते जो है वो पूरी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन साई हॉस्पिटल करीब 40 साल से जो है वो सेवाएं दे रहा है और अच्छी सेवाएं दे रहा है। तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम सबकी हेल्प कर सकें। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि आपको अगर जरा भी तकलीफ हो तो आपको आके जरूर दिखाना चाहिए।
नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी आज भी मेरे पास इतने साल बीत गए हैं काम करते, अभी भी ऐसी लेडीज आती हैं कि महीना भर से घर में ब्लीडिंग हो रही है, पहुंचती नहीं है हॉस्पिटल कि नहीं जी हमारी तो 45 साल है, 50 साल है, उन्होंने कहा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। उनको ये समझ नहीं होती 45-50 साल की उम्र ही सबसे ज्यादा खतरनाक उम्र होती है, जिसमें हमें एक जरूरी पता लगाना होता है कि कहीं कैंसर तो कहीं नहीं हो रहा, वही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम लोगों को समझाते हैं बहुत, यहाँ जो हमारे एंटीनेटल पेशेंट आते हैं, प्रेगनेंसी वाले आते हैं, उन लोगों को भी हम समझाते हैं। यहाँ पे हमारे ब्रेस्ट कैंप के हम कैंप लगाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उनको भी समझाते हैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी, क्या करनी। तो मेरा यही कहना है, जैसे हमने आंगनवाड़ी में लगाया था, आंगनवाड़ी में हमने सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज थी या जो डिलीवर्ड लेडीज थी उन लोगों के लिए कैंप लगाया था, उनको भी समझाया था सारा कि आपको कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे साफ सफाई से रहना चाहिए। क्योंकि गाँव में क्या करते हैं कि वो 10 दिन तक 15 दिन तक दूध और चावल ही खिलाते रहते हैं, खाने को नहीं देते हैं। लेकिन उस दिन जब सब लोगों को समझाया किया तो और लेडीज भी आई हुई थी, बहुत लोग थे, 50-60 लेडीज थे। तो उनको समझ आ गया, लालड़ी में हमने कैंप लगाया था आंगनबाड़ी में, तो उन लोगों को समझ आया कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोगों को समझा सकें कि आपको ऐसा करना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। मान लो यहाँ नहीं आ पाते, बहुत कोई हमसे एडवाइस लेने आता है तो उसका कोई पैसा नहीं होता है, आप कम से कम हमसे बात कर सकते हैं। आके बात करके मान लो आप ऐसा सोचते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत गरीब होते हैं तो उनको हम फ्री भी करते हैं, लेकिन जो नहीं यहाँ कर पाते हैं कुछ नहीं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको किस हॉस्पिटल में कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। इतना हमारी एडवाइस रहती है हम लोगों की। महिलाओं को, आप भी एक इंडिपेंडेंट महिला हैं और काफ़ी समय से, जब ऐसा दौर था कि सरकारी नौकरी की कमी नहीं थी, लेकिन आपने प्राइवेट सेक्टर को चुना। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देने, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है और जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं, उनकी सोच को कैसे आप वो करेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? तो मेरा ये कहना है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए जी। शादी तो होनी है, घर परिवार होना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना आना चाहिए, तभी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है जी। वो आगे बढ़ के अपना परिवार भी अच्छे से देख सकती है, अपने बच्चों को अच्छे से देख सकती है, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपना सारा संभाल सकती है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर रह सकती है। ये उनकी मर्जी है कि वो नौकरी करना चाहती हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती हैं या प्राइवेट सेक्टर में आना चाहती हैं, ये उनके अपने डिसीजंस होने चाहिए। ठीक है, उनको सपोर्ट होना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स का, लेकिन उनको अपनी बात रखनी आनी चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे जी। मेरा यही कहना है हम लोगों के लिए। मैम, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो स्कूल में आजकल लड़कियां हैं, जो बदलता, आपने देखा होगा एडवांस जो टेक्निक आ गई है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, और जो खान पान है हमारा वो भी काफी बिगड़ गया है। तो ऐसे में किन किन चीजों का ध्यान लड़कियों को रखना चाहिए, लड़कियों को क्या, लड़कों को भी, क्योंकि नशा, आपको पता है आजकल नशा कैसे फैला है, आप एक डॉक्टर होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश यही है कि अपने बच्चों पे खुद भी नजर रखिए, इतना पेरेंट्स का होना चाहिए कि बच्चों के साथ उनका कांटेक्ट हो, कि बच्चे फ्रीली उनसे बात कर सकें। जब बच्चे मदर पेरेंट्स की तरफ से निग्लेक्ट होते हैं थोड़े, क्योंकि आजकल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के पास बहुत कम टाइम होता है बच्चों के लिए, तो उस वक्त बच्चे कहाँ से वे आउट ढूंढें, तो वो अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है उसी में वे आउट ढूंढते हैं। तो उनको एक तरीका बहुत आसान लगता है कि शाम को घूमने गए, कहीं बैठ के ड्रिंक कर लिया, कहीं बैठ के वो तम्बाकू खा लिया, कहीं बैठ के नशा कर लिया, तो इस चीज में उनको बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चों के लिए केयरफुल होने की जरूरत है। आप इतना अटैचमेंट उनसे रखिए कि वो आपसे आके बात कर सके किसी चीज के डिस्टर्बेंस की वजह के बारे में, रादर देन टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। और बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूंगी, भाई तुम लोग नशा अगर करते हो तो तुम्हारी ही जिंदगियां खराब हो रही हैं। पेरेंट्स को जो दुख लगेगा वो तो अलग बात है, लेकिन आपका आगे चल के क्या बनेगा। आज एक मोबाइल की लत इतनी बुरी है कि जिसको देखो वो सिर्फ नेट पे ही रहता है पूरे टाइम, क्या देखता है क्या नहीं देखता है। इट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग कि आप हमेशा नेट पे बने रहो, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान नहीं जा सकता, सारा ध्यान फिर उसी बात में रहता है कि नेट पे क्या चल रहा है, क्या देखना है, सोशल मीडिया में क्या है, अपने ग्रुप्स में वो डालते रहते हैं, मैसेज डालते रहेंगे, पर ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये चीज हमारे ब्रेन को भी असर करती है। बहुत डल ब्रेन हो जाता है जब हर कुछ आप मोबाइल पे करते हो, तो आप अपने आप से अपने ब्रेन को यूज करना बंद कर देते हो, फिर वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है।
यही सबसे बड़ी बात। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा ठाकुर जी, जिन्होंने आज के समाज की परिचर्चा हमारे साथ की और बताया कि मोबाइल का दुरुपयोग कितना, मोबाइल का जो उपयोग है वो कितना घातक हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा भी सेहत, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात की, महिलाओं को सशक्त रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर। आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें एसएम न्यूज़ के।